नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आतंकी सहयोगी की संपत्ति जब्त हुई है। अब सलाम राथर की आवासीय संपत्ति जब्त की गई है। कोकरनाग में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अब सलाम OGW के रूप में यह काम कर रहा था। तो आपको बताते चले कि अब अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकी सहयोगी की संपत्ति जब्त की गई है। सलाम राथर की आवासीय संपत्ति जब्त की गई है। कोकरनाग में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सलाम OGW के रूप में काम कर रहा था। आपको बताते चले कि और ये तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस ने नोटिस लगाया है। पूरा एक नोटिस चस्पा किया गया और जिस पर लिखा गया है कि आतंकी सहयोगी की संपत्ति जब्त की जा रही है। सलाम राथर की आवासीय संपत्ति को जब्त किया गया। उसका जो घर है वो एक तरह से जब्त कर लिया गया है, क्योंकि सलाम OGW के रूप में काम कर रहा था। आतंकवादियों को सहयोग करता था, आतंकवादियों का सहयोगी था। जो लोकल रिपोर्ट्स होती थी वो आतंकियों तक पहुंचाने का काम करता था, जिसके चलते कोकरनाग में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। और चलिए आज के बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू में बीजेपी की एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक आज सुबह शुरू हुई, जिसे देर शाम तक चलने की संभावना है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष सूद और जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी के सभी सदस्य शामिल हैं। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे तरुण चुग, आशीष सूद और जम्मू कश्मीर के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में अन्य चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। पार्टी लगातार जनहित के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले पौने 10 सालों से कर रही है। गरीबी से लड़ने का काम, गरीबी कम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और आज उसका परिणाम संपूर्ण भारत में दिख रहा है कि करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और मोदी जी को पूरे भारत के 140 करोड़ लोग चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, इसके लिए पूरी भारत की जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। तो ये जो मंथन है उसी की कड़ी है? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी है और इस तैयारी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहे हैं। टारगेट कितनी सीटें हैं? पूर्ण बहुमत। पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ, एक एक सीट पर मेहनत कर रही है। तो लगातार बीजेपी एक तरह से मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो भी चुनाव होंगे उन तमाम चुनावों को लेकर बीजेपी एक तरह से मंथन कर रही है, सोच विचार कर रही कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में जीत हासिल की जाए और तमाम फुल प्रूफ तैयारियां एक तरह बीजेपी कर रही है। और बीजेपी की इन्हीं तैयारियों पर और बातचीत करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान अभिजीत जसरोटिया जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी जम्मू कश्मीर से, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक और खास मेहमान जगदीप सिंह, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप सिंह जी और अभिजीत जसरोटिया जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अभिजीत जसरोटिया जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में 2-2.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद हो सकता है, क्योंकि एलजी साहब ने इशारा किया कि लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं वो भी जम्मू कश्मीर में होंगे और फिर असेंबली के चुनाव भी होने हैं एक तरह से। और जिस तरह से अब मीटिंगों का दौर बीजेपी में चल रहा है, जम्मू में आज एक अहम मीटिंग चल रही है, ये क्या इसे मानकर चला जाए कि ये तमाम जो मीटिंगों का सिलसिला है ये चुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरह से बीजेपी तैयारियों में अभी से जुट गई है? सबसे पहले तो अबू हुरैरा जी धन्यवाद, आपने जो फिर से यहाँ पर बुलाया। और सबसे बड़ी बात जो एश्योरेंस न्यूज़ 18 ने दी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाते हैं, इस तरह के जायचंदों को आप पुनः मेरे समक्ष कम से कम ना बिठाएंगे। उसके बाद जो मैं आपके चैनल पर आया हूँ, रही बात आज की, अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें हर एक चीज, जो चुनावी प्रक्रिया किस तरह से रहेगी और किस तरह से हम आने वाले समय में अपना चुनाव लड़ेंगे, सबके ऊपर एक मंथन किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी 24/7/365
लोगों की खिदमत में हमेशा हाजिर रहती है। हम बाकी पार्टियों की तरह कोई चुनावी बटेर नहीं है जो चुनाव देखकर बाहर आ जाते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादतें अगर किसी ने दी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। तो जो चुनाव होते हैं ये तो इससे एक टेस्ट होता है, एक पेपर होता है जिसमें उत्तीर्ण होने का सभी की मंशा तो रहती ही है। आगे पब्लिक पर होता है कौन किसे कितने वोट देगी वो। तो हम तो इसके अंदर तत्पर है, पूरी की पूरी पार्टी जो है इस पे पूरे दमखम से सभी चुनावों में लड़ेगी। बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी एक तरह से बीजेपी कर रही है। मैं जगदीप सिंह जी, जिस तरह से यहाँ पर अभिजीत जसरोटिया जी ने कहा कि अभी से तैयारियों में एक तरह से पार्टी जुड़ गई, और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब चुनावों की बात होती है तो बीजेपी फुल प्रूफ एक तरह से होमवर्क करती है, पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरती है। और अभी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अभी डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन अभी से बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। जगदीप जी। जी शुक्रिया, आभार। मैं बहुत बढ़िया तरीके से सुन नहीं पाया अभी साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कुछ टिप्पणी भी की है, अब पता नहीं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। एनी हाउ, आपका जो सवाल है उस पर मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। 2014 से लेकर अगर अब आज तक का हम टेन्योर देखें तो करीब करीब 10 साल होने को है। विधानसभा चुनाव से वंचित है ये प्रदेश। पिछले दिनों जब निगम के चुनाव थे उनको डेफर कर दिया गया। अभी हाल आपने देखा पंचायती प्रतिनिधियों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है तो कोई प्रतिक्रिया वैसी सरकार की तरफ से आई नहीं। अलबत्ता सिन्हा सरकार की तरफ से एक बयान जो जरूर एलजी सिन्हा साहब ने दिया, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि यहाँ के लोग जो हैं वो राज्यपाल प्रशासन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं या उससे सहमत है, तो चुनाव के प्रति कोई बहुत उत्सुकता नहीं है जम्मू कश्मीर में लोगों की। ये बयान भी उनका आया। तो मैं तो ये कह के अपनी बात रखना चाहूंगा कि यहाँ पर मजबूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को कम से कम डेफर नहीं किया जा सकता। तो अब मैदान में उतरने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे बताया उन्होंने, की तैयारी कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग भी मैदान में हैं। हमारे प्रभारी जम्मू कश्मीर के कोई इंचार्ज जो है भारत सिंह सोलंकी साहब और बाकी सारी टीम जो है वो निरंतर मैदान में है। एक एक क्षेत्र विशेष में जाकर लोगों से बातचीत की जा रही है। लोगों तक हर उस मौजूदा स्थितियों को, सूरत हवालों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो मरकज में बैठी सरकार के दौरान लोगों ने फेस की है। जी तो बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी तो तैयारी कर ही रही है, और जिस तरह से जगदीप जी ने बताया कि कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस भी एक तरह से तैयारियों में जुट गई है। पिछले दिनों हमने देखा कि जम्मू में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उसमें एक तरह से चुनावों को लेकर मंथन किया गया था। मैं अभिजीत जसरोटिया जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन के साथ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बहुत हद तक बदल गया है, और बीजेपी अब यहां पर कोई कोर कसर एक तरह से छोड़ना नहीं चाह रही है। बीजेपी चाह रही है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन के बाद अब एक माहौल बना है, अब जम्मू के अलावा कश्मीर में भी बीजेपी की एक तरह से पकड़ बनने लगी है, तो इन तमाम चीजों का बीजेपी एक तरह से फायदा उठाना चाहेगी। देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात है जमहूरियत की। और जमहूरियत का मतलब होता है 3 टायर सिस्टम, जिसको रिस्टोर किया गया था। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 के चलते जो नाइंसाफियां यहाँ पर SC ST समुदाय के साथ की गई, OBC समुदाय के साथ की गई, इनको इनके हक हकूक नहीं दिए गए, वो सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य रहा हमारा। GAD 1164 का अगर आप ऑर्डर देखें 1996 का, उस ऑर्डर में उस समय जो स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर कर रहे थे और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उसमें सिफारिश की गई थी उस समय 312 से लेकर शायद 331 के बीच के कुछ रूल्स थे जिन्हें अमेंड किया जाए। वो सारे के सारे रूल्स SC ST कम्युनिटी को उसके हक हकूक दिलाती थी। तो इस तरह के यहाँ पर एक किस्म के जो षड्यंत्र बुने रहे, आज तक इन कम्युनिटीज को पीछे करने की बात की गई। OBC का तो कभी कहीं जिक्र ही नहीं रहा आज तक। तो ये सब कुछ जो किया गया, जिस चीज की आड़ में किया गया, उससे हमें निजात 5 अगस्त 2019 को मिल चुकी है। अब सबको, सबका साथ सबका विकास के चलते जिसका जो हक मिलता है उसे दिया जाएगा। मुझे लगता है चुनाव का मतलब भी यही है कि जिसका हमारे देश का संविधान जो हक देता है उसे उसी प्रक्रिया में उसको उसकी नॉमिनेशन की जाए, और वैसे ही वो चुनावों में अपना भाग्य आजमा सके, ताकि दबे कुचले पसमानदा लोग जो हैं वो भी आगे आ सके। केवल चंद परिवारों का ही राज ना बने, जो कोई चाहे वो आगे उभर कर आ सके। इसीलिए इन सब चीजों प्रक्रिया को पूरा किया गया है, और जब पूरी हो जाएंगी जो बाकी की प्रोसेस है वो भी आपके सामने आ जाएंगे और सभी लोग जो है अपना भाग्य आजमा सकते हैं चुनावों में।
नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है अभिजीत जसरोटिया जी, जो बात इससे पहले अपोजिशन हमेशा सवाल उठाता रहा कि एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ 10 साल से यहां पर चुनाव नहीं हुए असेंबली के, और दूसरी तरफ आप दावा जमहूरियत का भी करते हैं। अबू हुरैरा जी, जमहूरियत का मतलब क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, नॉट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द अब्दुल्ला, मुफ्तीज और गांधीज। अगर मुझे बताएं, जमहूरियत के चलते ही तो 3 टायर सिस्टम को रिस्टोर किया गया। 5 सरपंच के चुनाव जो यहाँ पर इक्का दुक्का कोई एक आधी बारी हुए थे आजादी के बाद, और उसमें से जो मेन यहाँ पर पार्टी थी, एनसी जैसी पार्टी और पीडीपी जैसी पार्टी ने तो बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद बीडीसी डीडीसी तो हमारे लोगों ने कभी देखे नहीं बनते हुए। तो ये सारे के सारे 3 टायर सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, और जमहूरियत का जो मंदिर या मस्जिद बनती है उसकी नींव 5 सरपंच होते हैं, उसकी दीवारें बीडीसी डीडीसी की होती हैं, और उसकी छत होती है वो एमएलए की होती है, विधायकों की। तो बहुत जल्दी वो भी हो जाएंगे। मुझे लगता है इस मंदिर या इस मस्जिद, जगदीप जी, क्या आप सहमत हैं अभिजीत जसरोटिया जी के इस बात से? क्या सहमत हैं आप कि जब चुनाव कराने की बारी आती है तो वही जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वही एक तरह से अपोज कर रही थी? इससे पहले जब लोकल बॉडीज के चुनाव की बात आई थी तो पूरा अपोजिशन अपोज कर रहा था उसका। अबू हमजा साहब, निश्चित तौर पर मैं पूरी तरह से असहमत हूं, और ये एक ना भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की आदत सी बन गई है कि दूसरों पर तंज कसने और कटाक्ष करने से इनको लेश मात्र भी परहेज नहीं है। यद्यपि जो वास्तविकता है वो कहीं और दूर की बात होती है, दूर की कौड़ी होती है। अभी इन्होंने मुफ्ती परिवार का हवाला दिया, अभी इन्होंने बात की कि ये जो तमाम परिवारवादी सोच को लेकर आगे चलने वाली रीजनल लेवल की पार्टी थी। तो पहली तो बात यह कि त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई, और उमर अब्दुल्ला भी जो है वो मरकज में मंत्री रहे। तो पहले तो ये इनको स्पष्ट करना चाहिए जसरोटिया जी, आप बीच में जवाब दे सकते हैं जी। हाँ जी जी, हाँ जी, देखें बिल्कुल, कथनी और करनी का जो फर्क है पहले उसे देखें। और दूसरी बात, अभी तक भारतीय जनता पार्टी, अगर इनकी चुनावी तैयारियां इतनी ही हैं, मैं दोबारा फिर वही बात कहूंगा, तो इस तरीके से इस प्रदेश को चुनावों से महरूम नहीं रखा जाता। आज ब्यूरोक्रेसी की इतनी तानाशाही, इतनी लाल फीताशाही हमने देखी है, एक तरह का रेड टैपिज्म देखा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। लोगों को उनके जनप्रतिनिधियों से महरूम रखा गया। जसरोटिया जी, देखिए बीजेपी के कहने करने पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि, जन परिवारों के प्रतिनिधि को, अगर जनप्रतिनिधि को समझना है तो दुर्भाग्य उनका है। जनप्रतिनिधि वो होते हैं, मुझे लगता है कि जो आज आपको बताते हैं कश्मीर के हालात सामान्य है, और दूसरी तरफ जब चुनाव की बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि हालात सामान्य नहीं है। वोट लिए हैं जो इनके कभी एमएलए ने आज तक नहीं लिए हैं, तो वो लोग जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं आपकी बात के बीच में बोला, बात पूरी करने दीजिए। आपने पहले भी जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है मैं उसको जनप्रतिनिधि बताया जाता है, तो जनप्रतिनिधि आपने सरकार क्यों बनाई त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर? परिवारवाद से जो निजात लोगों को मिली है उससे इनको मुश्किल होगी, मैं समझ सकता हूँ। वो तो दिक्कत इनको मुझे बताइए ना। लेकिन मुझे एक बताएं, हमने तो सबको मौका दिया, हमने जी को भी मौका दिया, हमने पहले तो बात बीच में बोलना बंद कीजिए ना, ये आपकी आदत बन गई है। जब कोई दूसरा बात करेगा बीच में बोलेंगे, मतलब ये आपका एक तरीका बन गया है। आप झूठ परोसेंगे, दबाकर परोसेंगे, जब दूसरा बात करेगा तो आप उसको बोलने नहीं देंगे। जी ना, ये मोदी जी की स्टेटमेंट है सूबा के अंदर कि बाप बेटा और बाप बेटे की सरकार ने बनाया, तो फिर बाद में क्यों आप जुड़े उनके साथ? आपने परिवारवाद के चलते आए लोगों को यहाँ बैठकर आप बातें कर रहे हैं। चुनाव नहीं होने दिए, पंच सरपंच नहीं होने दिए, आपने बीडीसी डीडीसी नहीं बनने दिए। तो आपने क्या किया? आपने क्यों डेफर किया निगम का चुनाव? क्योंकि आप जानते हैं कि जमीन पर आपकी हकीकत क्या है। वो जो 25 लोग चुनकर भेजे थे विधानसभा में, उन्होंने कैसे गला रहता है लोगों की भावनाओं का, उनकी अपेक्षाओं का? कोई है जवाब आपके पास? और माफ कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो बीच में टोकना, कम से कम आप एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूं इतना सलीका होना चाहिए। आप नेशनल चैनल के ऊपर जब आके झूठ बोलेंगे तो आपको कम से कम जो है वो तो सत्य के सत्य से रूबरू आपको कराना पड़ेगा। क्या झूठ बोला जरा बताएंगे आप मेरी बात का जवाब आपने पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाई? आप जवाब दीजिए, नहीं बनाई। हमने तो सबको मौका दिया, हमने तो सबको मौका दिया, आपने नहीं बनाई थी। इसका हवाला देकर पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई कि नहीं बनाई? 2003 में आप 2003 में पीडीपी के समक्ष खड़े थे, जब नदी मार्ग 24 कश्मीरी पंडितों को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया था, जिसमें 4 आप इसी पीडीपी के साथ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए डिस्कशन का मतलब तब है जब आप किसी राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर बैठे तो दर्शकों को कुछ ईमानदारी से परोसे। अबू जी मैं बात करूं? जी जगदीप जी, आप बिल्कुल आप जवाब दीजिए। पहली तो बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जहां पर आए दलकार रैली के उपरांत, ये उनके शब्द थे कि बाप बेटा और बाप बेटी की
सरकारों को प्राथमिकता ना दें। अब अभिजीत जी जो है ये खुद इनकी बैकग्राउंड पीडीपी से रही है, तो ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर आप ही लोग थे जिन्होंने सरकार बनाई, और आप ही की पार्टी के डिप्टी सीएम थे जब दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने शपथ समारोह में पाकिस्तान को और आतंकियों को क्रेडिट दिया यहां पर जो शांतिपूर्वक चुनाव हुए उसका। तो एक क्या उनके मुंह पे दही जमा हुआ था? एक शब्द नहीं निकला डॉक्टर निर्मल सिंह के मुंह से। तो आप इन बातों पर जवाब देने की बजाय, सरकारों में आप लोग रहे हो, उमर अब्दुल्ला साहब आपकी सरकार में रहे हैं मरकज के अंदर। जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं, जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं ना ये? जी जी अभिजीत जसरोटिया जी। जी देखें, सबसे पहली बात यह आती है कि जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। जी जी कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। जी सबसे पहले जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की आप बात कर रहे हैं वो आप ही की पार्टी से, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आप ही की पार्टी की सबसे पहले यहां पर एमएलए बनी थी, तो आप ही की पार्टी से निकले हुए। तो उनके खिलाफ अगर आपको लगता है आप इस तरह की आइडियोलॉजी देके आपने वहां से भेजा, तो उसका जवाब आप ही दे सकते हैं। रही बात हमारी बात जहां तक रही है, हमने अगर लोगों के साथ इंसाफ किया है तो इसमें हमें कोई इतराज नहीं, हम सबको मौका देते हैं। हम आपको भी मौका देना चाहते हैं, आए जी आप ही मिलकर देश को आगे बढ़ाए। लेकिन करें क्या? आपका दिल हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के लिए धड़कता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर? आप बताएं, हम उसके अंदर हमारी क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं सबके सब चलो आगे मिलकर देश को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पर कुछ भी होता है, आप लोग रात कहीं और का लापते हो। चलिए ठीक है, मैं अभिजीत जसरोटिया जी एक सवाल और ले लेता हूं आपसे। ठीक है अभिजीत जसरोटिया जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी मुझे आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार मीटिंगें कर रही है, लगातार मंथन कर रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं बीजेपी के खेमे में, क्या बीजेपी को यह डर सता रहा है कि एक तरफ इंडिया अलायंस है, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, सभी बीजेपी को मिलकर रोकने की तैयारी कर रही है और इसी वजह से बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? जसरोटिया जी। अबू हुरैरा जी बड़ा सही आपने को सवाल पूछा, मैं इसमें आपको इस तरह से रिप्लाई देना चाहता हूं। देखें, सबसे पहली बात है कि इसी तरह से ये लोग गुटकार के गलियारों में भी एक दूसरे के साथ चाय की चुस्कियों में मिले थे सबके सब। वहां इन्होंने कस्में वादे खाई कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो जग जाहिर आपके सामने सब कुछ किया गया। उसके बाद भी ये सारे के सारे गुटकार में मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। भारतीय जनता पार्टी सिंगल इन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बात यह आती है कि आप सब लोगों का कॉमन एजेंडा है, आप इंडिया अलायंस बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, आपका कॉमन एजेंडा क्या है? क्या देश को आगे ले जाने का एजेंडा है? देश के अंदर कोई नई चीज लाने का एजेंडा है? वन पॉइंट एजेंडा, बीजेपी को रोको। बताएं ये कोई एजेंडा है क्या? लोग इससे कन्विंस होंगे आपसे? अरे जिस सरकार के अंदर चलते आज 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए, 10% पॉपुलेशन। जगदीप जी लास्ट कमेंट, जो बात यहां पर अभिजीत जसरोटिया कर रहे हैं कि कई बार इस तरह का अलायंस हुआ है लेकिन बीजेपी के सामने कामयाब नहीं हो पाए आप लोग। अबू हमजा साहब, मैं बड़ी शालीनता से आपको भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई प्रवक्ता आप बैठे कार्यक्रम में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मौका बराबर का मिलना चाहिए। पर एनी हाउ, जो भी समय आपने मुझे दिया आपका आभार। अब पहली तो बात यह कि देखिए, इन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और दोबारा ये थोप दिया कांग्रेस पे कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का बैकग्राउंड हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल अभी हाल जो सरकार 2014 में बनी उसकी बात थी। पर चलिए, अब रही बात ये जो बात आप कह रहे हैं कि गठबंधन जो है उसमें रार है, तो मैं जवाब दे दूं प्रत्युत्तर में कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 40 मिनट के भाषण में 52 मर्तबा कांग्रेस का नाम आए, गठबंधन की बात हो, तो ये बताता है कि परिस्थितियां क्या है और कितना डर सता रहा है आज मरकज में बैठी। जसरोटिया जी आप बोल सकते हैं कि अब मेरे पास समय नहीं बचा, आप जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर जगदीप जी भी कह रहे हैं कि एक डर है बीजेपी के अंदर। तो पाकिस्तान की असेंबली में कांग्रेस का नाम लिया जाता है, तो क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? ये किस तरह का जवाब है आपका? ये किस तरह का जवाब दे रहे हैं आप इन चीजों को? आप ये समझ लीजिए कि आपकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज लोग आपके साथ नहीं खड़े। आपके पास एजेंडा क्या? बीजेपी को रोको, बस ये एजेंडा है। वो एजेंडा लेकर आए, वो देश को आगे बढ़ने की बात करें। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत अपोजिशन बने। ठीक है, देखिए अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन जब वो चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे उस वक्त ही पता चलेगा कि किसने तैयारी भरपूर की थी और किसने लोगों का एक तरह से दिल जीता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत जसरोटिया जी और जगदीप सिंह जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महासंग्राम 2024 में फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। New and advanced
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हिमाचल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हर क्षेत्र में बने मंदिरों में नजर आ रहे हैं। धर्मशाला की बात करें तो इन दिनों मंदिरों में भाजपा नेताओं की सक्रियता काफी बढ़ गई है। हर बीजेपी नेता या तो किसी मंदिर में जाकर सफाई करते नजर आते हैं या फिर मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व विधायक विशाल नेहरिया ने धर्मशाला के कुणाल पत्री मंदिर में झाड़ू उठाकर साफ सफाई की। तो वहीं बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी डिपो बाजार स्थित राधा कृष्ण और वाल्मीकि मंदिरों में न केवल सफाई अभियान चलाया बल्कि भजन कीर्तन भी किया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि ये किसी पार्टी विशेष का नहीं बल्कि पूरे देश का कार्यक्रम है। मुझे खुशी है और ये मेरा सौभाग्य है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज ये स्वच्छता अभियान का चौथा दिन है और धर्मशाला के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो स्थानीय भाई बहन हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग स्वच्छता अभियान को चलाए हुए हैं। और ये अभियान 22 तारीख तक, जब तक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता, जब तक उस भव्य मंदिर में रामलला भगवान विराजमान नहीं होते, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है कि हमारा प्रत्येक भारतवासी, हमारा प्रत्येक हिंदुस्तान का रहने वाला नागरिक अपने जीवन में ये संकल्प ले कि जितने भी हमारे घर के आसपास के तीर्थ स्थान हैं, ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं, उन मंदिरों की स्वच्छता का अभियान प्रतिदिन अपने जीवन में हम लोग लेकर चलें। और चलिए सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, पूरे देश की तरह ही आजकल जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का दौर चल रहा है और ऐसे में पूरा पूरा देश उसमें डूबा हुआ है, ऐसे में हिमाचल में भी हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है इसे लेकर और पूरे हिमाचल के जो मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी साफ सफाई का दौर चल रहा है। और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में शिमला से हुई थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अब दोनों यहां पहुंचे थे। कालीबाड़ी मंदिर में दोनों ने साफ सफाई की थी और उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो ऊना में उन्होंने मंदिर में जाकर सफाई की थी। तो उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में ये दौर चला और लगभग हम कह सकते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो स्थानीय विधायक हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने चुनाव भाजपा से लड़ा था वो शामिल हुए और कुछ एक स्थानों पर जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, मंडलाध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों ने मंदिर मंदिर जाकर सफाई अभियान चलाया और बड़ी संख्या में लोगों को कह सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी इस पूरे अभियान में शामिल किया। अगर राजधानी शिमला की ही बात करें तो यहाँ लगभग सभी मंदिरों में इस प्रकार से सफाई अभियान भाजपा की तरफ से चलाए गए और लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की गई। लगभग जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आह्वान भी किया गया है और उसी की तहत ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और लगभग भाजपा कोशिश कर रही है कि लगभग हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाया जाए। इस कैंपेन के माध्यम से हर व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो भी मंदिर पहुंच रहे हैं, चाहे वो स्थानीय मंदिरों की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश के जितने भी शक्तिपीठ हैं उनकी बात हो, हर व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वो 22 तारीख को अयोध्या अब चले। अगर अयोध्या नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर अपने घरों पर टीवी पर बैठकर पूरा कार्यक्रम देखें और अब एक उत्सव की तरह मनाने की जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको एक जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है उसको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने की कोशिश है। और हमने देखा कि तमाम भाजपा के विधायक, तमाम नेता, चाहे वो चुनाव हारे हैं चाहे चुनाव जीते हैं, तमाम लोग ग्राउंड स्तर पर जा रहे हैं, मंदिरों पर जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब जितने लोगों तक पहुंचा जा सके उतने लोगों तक पहुंचा जाए और एक संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो बिल्कुल राजेंद्र, और जाहिर सी बात है कि ये दौर लगातार चलता रहेगा और 22 तारीख जिस तरह से अयोध्या में भव्य प्रोग्राम होने वाला है तो उससे पहले इस तरह का दौर एक तरह से चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
पित्त कफ को जो